तो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी हमने फाइंड की थी लास्ट लेक्चर में, पेज नंबर 34 पे जो आपको नजर आ रहा है ये वाला फैक्टर था जो हमने फाइंड किया। और इसके बाद हमने कहा कि चले अगर इसकी कैलकुलेशन देखी जाए तो ही जो हीट कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, यानी यहाँ कुछ कांस्टेंट फैक्टर है, पाई हो गया, एन हो गया, के बीटा हो गया, एम हो गया, एज कट हुए, के एफ वगैरह, इन सारे फैक्टर को तो हमने गैमा कह दिया। बाकी जो टी था वो एज इट इज मैंने इसके साथ रखा। तो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू गैमा इनटू टी, वेयर इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम इसको 0 केल्विन पुट करते हैं तो 0 केल्विन एज इट इज स्पेसिफिक हीट 0 आ जाएगी, और इसके बाद अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। मीन फोकस कीजिएगा इस फैक्टर को ही जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि जो हीट कैपेसिटी है उसके बाद जो गैमा फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर ही वो एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जिसको हमने अभी डिस्कस करना है। यानी हमारा रिजल्ट जो 0.01 की वेरिएशन आ रही है वो क्यों आ रही थी, ये शुरू में मैं आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया था उस वक्त मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है वो हमेशा जो हमारी पहली कैलकुलेशन हम कर रहे थे उसमें 0.01 जो वो आंसर का एक फर्क आ जाता है। तो वो फर्क आपको यहाँ पे महसूस होगा कि वो क्यों आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज है। Equation number 13, gamma is equal to pi square and k beta square m over h cut square kf square। इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें मिलेंगी। मसलन आप गैमा फैक्टर को देखें, गैमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यानी यहाँ पे ये एक फैक्टर आ रहा है, गैमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। बाकी तो चलो वो फैक्टर यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल इस थ्योरी से पहले हम जब भी मैथ्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे मैथ्स होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मैथ्स हम यूज करते हैं 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, यानी ये हमारी मोस्ट जो वैल्यू आती है 9.1 इंटू 10 पर माइनस 31। यानी ये जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में आपको देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसमें हमने वैल्यूज कौन सी यूज कर दी है। प्रॉब्लम आ रही है। इलेक्ट्रॉन का मैथ आप यूज कर रहे हैं 9.1 10 पर माइनस 31 जो हम यूज करते हैं किसी भी थ्योरी के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो मैथ्स आएगा ना ये वेरी करेगा। अब ये क्यों वेरी करेगा, अब आप इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे आ रहे हैं। यहाँ तक जो हमने काम किया वो सिर्फ ये था कि इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी का मेन जो एक्सप्रेशन है वो फाइंड हो जाए। तो यहाँ तक एक्सप्रेशन तो फाइंड हो गया, एक्सप्रेशन भी आ गया, उसके बाद हमने गैमा फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगर तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी की डेरिवेशन कर दें तो फिर आपका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहे कि वाई द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जर्व वैल्यू, तो फिर आपने आगे थोड़ा सा मजीद काम करना है। आज का जो टॉपिक है हम इसी चीज़ की डिस्कशन करेंगे कि इसमें मजीद आखिर क्या चीज़ थी। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल्स में एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा अभी हमने कंप्लीट किया। एक था जो फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने आपको करवाया था डिबाई मॉडल का। डिबाई मॉडल में था कि जो स्पेसिफिक हीट है वो हीट की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे थे, जिसको मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये थर्मल वाइब्रेशन है। आइंस्टाइन मॉडल कह लें, क्लासिकल मॉडल कह लें, डिबाई मॉडल कह लें, उन तीनों के अंदर हमने जो चीज़ देखी थी वो टेम्परेचर का मेन इफेक्ट था। यानी हम यूँ कह लें कि वो फोनोनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम दे रहे थे कि जो फोनोन है जब वो किसी सॉलिड के अंदर से ट्रैवल करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो हीट कैपेसिटी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फर्मी मॉडल सारे का सारा इलेक्ट्रॉन को डील करने वाला है। तो अब हम ये कहेंगे कि जब भी किसी भी मेटल को, किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं या हीट कैपेसिटी फाइंड करना होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद भी चलते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड होने की वजह से वहाँ पे कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ फोनॉन, in the form of elastic wave, and elastic wave is the combination of the phonon। इसका मतलब जब भी एक सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह में, एक सॉलिड के अंदर कोई वेव ट्रैवल करेगी या इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, तो एक्चुअली सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी बल्कि फोनॉन्स की मूवमेंट भी होगी। इससे जो टोटल हीट कैपेसिटी है वो हम सम करेंगे, द टोटल हीट कैपेसिटी इज द सम ऑफ phononic
plus electronic. तो heat capacity of metals can be written as sum of electronic and lattice मतलब phononic contribution. तो ये जो आज जो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन है, और इसके अंदर मजीद आपको ये जो फैक्टर मिल रहा है ये आपने डिबाई मॉडल किया था जो फोनोनिक है, तो ये फोनोनिक हो जाएगा, और ये वाला जो सेकंड अभी हमने कंप्लीट किया ये इलेक्ट्रॉनिक है। सो फोनोनिक प्लस इलेक्ट्रॉनिक आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारी टोटल हीट कैपेसिटी आएगी। अब पहले वाला एक्सप्रेशन में डिबाई मॉडल जब हमने क्लासिकल मॉडल किया था फ्लॉप हो गया, आइंस्टाइन मॉडल किया था फ्लॉप हो गया, डिबाई मॉडल किया तो ठीक आया। उसका रिजल्ट था, जब आप उस टॉपिक अगर पढ़ेंगे तो उसमें हमने कहा था कि जो हीट कैपेसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 3, टेम्परेचर थर्ड पावर में अगर आता है तो फिर वो ठीक होता है, अदरवाइज वो रिजल्ट्स खराब कर रहा था। तो यहाँ पे टी की पावर 3 है। अब टी पावर 3 के अलावा जो कुछ भी है ना वो हमारा कांस्टेंट रेट होगा। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास पहले एक्सप्रेशन में आप देखें तो ये टी पावर 3 ये कांस्टेंट होगा, और सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर जो टी है इसको हम एज इट इज लिखें, बाकी इसके अलावा जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है इसको फिर हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दें। सो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर 3r पाई 4 डिवाइडेड बाय 5 थीटा डी की पावर 3, इस सारे को हम क्या कह देंगे, लेट ये सारा है ए, ठीक है, इस सारे को आप ए कह दें, और जो दूसरा है उस सारे को हमने गैमा कह दिया। तो ये एक्सप्रेशन हमारे थोड़े से डिफरेंट है कि पहले वाला कांस्टेंट इसके अंदर जो कुछ भी है उसको ए कह दे, दूसरे वाला जो भी कांस्टेंट है उसको गैमा कह, जैसे कि मैंने ऊपर इक्वेशन नंबर 13 में ये चीज वाज़ेह कर दी हुई है। तो ये जो दो इक्वेशन आनी है ए टी क्यूब प्लस गैमा टी। अब उसके बाद हमें ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देनी है। देखो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में ना एक चीज बड़ी अहम होती है कि जब आप ग्राफिकली इसको डील कर रहे होंगे ना तो फिर ग्राफ किस चीज का होना है। पहला अगर मैं इस इक्वेशन के मुताबिक देखूं तो मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि अगर मैंने इस ग्राफ को इसके साथ देखा ना तो ये टी पावर 3 है, और अगर मैंने इसको इसके साथ देखा तो ये सिंगल टी है। मतलब टी का ग्राफ तो जैसे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन टी पावर 3 का ग्राफ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जाना है। इस ग्राफ को हमने अपनी मर्जी से थोड़ा सा सेट करना है, कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी हमारी डिस्टर्ब ना हो और रिजल्ट भी जल्दी समझ आ जाए। इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि यहाँ पे टी को इस तरफ ले जाएं, ये इक्वेशन बनेगी सी बाई टी, ये सिंगल टी ले जाएं, सी बाई टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस गैमा, यानी सी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस गैमा। ये इक्वेशन आपको अगर मैं मजीद दिखाऊं तो अगले पेज पे आपको नजर आ जाएगी जी, ये वाले। यानी उस इक्वेशन में आपने जस्ट सी से टी से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसे मिलेगी, तो सी बाई टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस गैमा। अब ये इक्वेशन अगर मैं मैथमेटिक्स में आप अलजेब्रा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसके अंदर आपको एक इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस वक्त आपका ये जो फैक्टर है ये वाला ये ट्रीट होगा एज y, ये y हो गया, इसमें आपको जो a नजर आ रहा है ये होगा m, और इसमें ये फैक्टर जो नजर आ रही होगा c, y is equal to mx plus c, this is the equation of a straight line, y is equal to mx plus c, this is the equation of straight line। तो ये जो a लिखा हुआ है ये उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, गैमा फैक्टर उसकी c की वैल्यू जो होती है ना उसको शो कर रहा होगा, जबकि c बाई टी ये एक फंक्शन है। अब आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ये ग्राफ होगा c बाई टी वर्सेस टी स्क्वायर, सी बाई टी वर्सेस टी स्क्वायर, यानी आप नीचे ग्राफ भी देख सकते हैं। हमारा ये जो ग्राफ है ये कुछ इस शेप का होगा, सी बाई टी देखिएगा, सी बाई टी वर्टिकल साइड पे और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। सो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको इसमें नजर भी आ रही है कि इसको हमने जो ड्रॉ किया ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन आप स्ट्रेट लाइन की जरा बात करें, स्ट्रेट लाइन तो यहाँ से ये वाली, एक तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर आप दूसरी इक्वेशन भी देखें जो दूसरा मैंने शो किया हुआ है वो एक स्ट्रेट लाइन इसने थोड़ी सी डिफरेंट करके, मतलब ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी शो की हुई है। तो ये दो लाइनें क्यों आ गई, है तो स्ट्रेट लाइन, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनना था। अगली बात कि ये जो ये वाली लाइन होती है ना, अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो तो उसका मतलब होता है सी का फैक्टर 0 है। ये जो ऊपर वाली इक्वेशंस की बात मैं जो कर रहा था उसमें सी की वैल्यू 0 होती है ये। तो अगर y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, तो जब ये फैक्टर 0 होता है तो फिर ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जब ये वाला फैक्टर को 1 2 3 कोई वैल्यू होती है, मतलब ये इक्वेशन अगर देखें तो
यानी ये वाला फैक्टर मैं कह रहा हूँ, जो गैमा फैक्टर है इसकी जो भी वैल्यू होती है ना वो रीजन से स्टार्ट होनी होती है। तो जो ग्राफ मैंने शो किया हुआ है उसका मतलब कि वहाँ पे हमने गैमा की वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाई है। तो जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है नीचे वाला, इस वक्त पहले गैमा फैक्टर ऊपर जाना है वाई एक्सिस के ऊपर, फिर आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यानी अगर गैमा की वैल्यू 0 होती तो फिर मैंने इसे कहाँ से स्टार्ट करना था, फिर मेरा इस पॉइंट से स्टार्ट था अगर ये गैमा 0 होता है। देखिए चूंकि गैमा 0 नहीं है कोई वैल्यू है तो इसलिए गैमा की वैल्यू थोड़ी ऊपर जाके स्टार्ट होने लगी है। खैर स्ट्रेट लाइन तो हो गई। अब अगली प्रॉब्लम है कि ये दो क्यों आ रही है। बस एक हम इसमें गैमा कैलकुलेटेड कर रहे हैं और एक हम गैमा जस्ट ऑब्जर्व वैल्यू कर रहे हैं, ये दो क्यों है, इसका फर्क आएगा। अब हम गैमा की वैल्यू पे जरा डिस्कस करेंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्यों हुआ। वापस आते हैं, मैं इस इक्वेशन को जरा ऐसे क्लियर करूंगा कि आप गैमा की वैल्यू की ऊपर आते हैं। देखिए गैमा वैल्यू अब आपको नजर आ रही है कि गैमा वैल्यू एक्चुअली मैथ्स पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब है अगर गैमा मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही हैं तो फिर कहीं ना कहीं मैथ्स चेंज हो रहा है। बाकी फैक्टर कोई भी ऐसे नहीं है, पाई कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एज कट कांस्टेंट है, के ये बिल्कुल कांस्टेंट नंबर होता है। के बीटा भी अगर देखा है तो ये भी कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन लॉ। तो जस्ट एक मैथ्स की टर्म ऐसी आ रही है जो इसमें चेंज कर सकती है। इसका मतलब अगर मैथ्स चेंज होता हुआ तो गैमा वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अगर ग्राफ डिफरेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे मैथ्स चेंज हो रहा है। लेकिन मैथ्स की बात तो अभी तक हमने कोई भी नहीं पढ़ी कि मैथ्स चेंज होता है। फिलहाल हमारी जितने भी कैलकुलेशन हुई या हमारी थ्योरी आई उन सब के अंदर मैथ्स को हमने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। From the figure, it is clear that observed value of gamma is different from the calculated value of gamma, as we know that gamma depends on mass of electron as in equation number 13. So experimentally, experimental mass and the mass used to calculate gamma is different. अब हमने कैलकुलेट किया तो गैमा को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने कौन सा मैथ्स यूज किया। डेफिनेटली हम इसका जो मैथ्स है वो 9.1 इंटू 10 पर -31 वो वाला यूज कर रहे हैं। और वो कौन सा होगा, वो हमारा वैल्यू जो हमने निकाली। लेकिन जो ऑब्जर्व वैल्यू वो डिफरेंट आ गई। मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने उसको जब सॉल्व किया, जो कैलकुलेट हमने किया वो हमने कोई और वैल्यू रख रहे थे। जैसे आप देखें ना यहाँ कैलकुलेटर थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन एक्चुअली जो ऑब्जर्व हुआ हमें बाद में पता चला कि ये तो आंसर नहीं बन रहा, तो वो थोड़ा सा नीचे है। अब ये कहता है जो वैल्यू का फर्क आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की डिपेंडेंस पे आ रहा है। इसके अंदर मैथ्स चेंज हुआ तो गैमा चेंज होगा। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं। तो यानी अभी मैंने आपको सिर्फ एक चीज समझाई है कि गैमा फैक्टर के अंदर एक मैथ्स का फैक्टर मौजूद है। तो गैमा की वैल्यू डिफरेंट होगी जिसका इनडायरेक्टली मतलब मैथ्स डिफरेंट हो गया। अब मैथ्स क्यों चेंज हो रहा है, इससे आगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इस मैथ्स को डील करने वाले होंगे। तो फिलहाल अभी सिर्फ मैंने आपको बताया कि मैथ्स की वजह से गैमा वैल्यू चेंज होगी। अब आपको अगर मैथ्स की वैल्यू चेंज कैसे होनी है वो मेरा अगला टॉपिक है, मैं इसी को समझाने लगा हूँ। प्रॉब्लम समझ आ गई है, अगर समझ आ गई है तो मुझे पहले वो बता दें, मुझे दोबारा मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगी। अभी 10 मिनट है इस मीटिंग में। तो आप क्वेश्चन कर लें, यानी यहाँ तक आप देख लें कि अगर आपको कोई अ, समझ नहीं आई, कैलकुलेशन तो हम कल कर चुके, लास्ट लेक्चर में हमने किया हुआ था। आज सिर्फ ये समझ आ जानी चाहिए कि इस इक्वेशन के अंदर गैमा वैल्यू जो चेंज हो रही है वो मैथ्स की वजह से चेंज हो रही है, और मैथ्स क्यों चेंज हो रहा है वो भी आपको मैं अगली मीटिंग में बताऊंगा। जी प्रॉब्लम है तो बेटा हाथ करा। किसी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कीजिएगा ताकि मैं अगली मीटिंग की तरफ जाऊँ। जी सुमन बेटा। हेलो सुमन बचे, आपने हैंड रेज किया था, कोई क्वेश्चन है? सुमन बेटे आवाज आ रही मेरी आपको? जी कोई और स्टूडेंट बेटे, कोई और स्टूडेंट बेटे जिसको भी प्रॉब्लम है? सुमन बेटे आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? जी मामा बेटे। अंकल आपने जो दो लाइंस ड्रा की हैं, आपने हम्म, कहा था कि मैथ्स की वजह से ये दो लाइंस आई हैं।
ठीक अगर है। मैच चेंज होगा तो वो जो एक लाइन है वो नीचे ही आएगी कि ऊपर जाएगी? हाँ, एक तो ऊपर है ना और एक बिल्कुल नीचे ठीक। से स्टार्ट हो रही है। हाँ, ये गामा वैल्यू डिफरेंट हो गई ना। अब ये जो मैथ्स है ना, ये जो दूसरी लाइन है, एक मिनट मैं ज़रा शो करता हूँ इसको। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि ये लाइन हमेशा ऊपर जानी है कि नीचे आनी है। जो हमारी कैलकुलेट की गई वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पे होगी। लेकिन जो ऑब्जर्व वैल्यू है ना, ये सिर्फ नीचे बनाई है, ये ऊपर भी जा सकती है। ये ऊपर जा सकती है, आप डिपेंड करेगा कि हमारा जो मटेरियल है वो किस तरह का है। आगे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर गामा की वैल्यू कुछ और आएगी, मेटल्स की बात करेंगे तो कुछ और आएगी। यानी हम जब उसकी बात करेंगे ना, जिसको कहते हैं एनर्जी गैप वगैरह, वो अगला चैप्टर होना है। एनर्जी गैप के अंदर ये बातें क्लियर होंगी। गामा की वैल्यू मैथ्स पे डिपेंड करती है, मैथ्स ज्यादा भी हो जाता है, मैथ्स कम भी हो जाता है। इसका मतलब है गामा की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस ग्राफ में सिर्फ मैंने नीचे शो किया हुआ है, ये ग्राफ ऊपर भी हो सकता है। अगर मैच ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगी, अगर कम होगा तो नीचे आएगी। बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैथ्स अगर ज्यादा है तो वो ऊपर जाएगी। ठीक हो गई। ऐसा कोई हाँ, मटेरियल नहीं है जिसके लिए गामा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो? अप्रोक्सीमेटली मेरा ख्याल, अगर आप वो किटल की बुक पढ़ेंगे ना, तो किटल की बुक के अंदर टेबल बना हुआ है। उस टेबल के अंदर तकरीबन सबकी वैल्यू कोई प्लस माइनस में मौजूद है, मतलब जीरो कोई भी नहीं है। बस जीरो का तो मतलब ये होगा कि हमारे पास परफेक्ट इंसुलेटर मौजूद है, जबकि हमारे पास कोई भी मटेरियल परफेक्ट फॉर्म में नहीं होता। इससे उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर हो, वो कम हो सकती है लेकिन जीरो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। लो बच्चे, नेक्स्ट मीटिंग पे आते हैं। ये टाइम खत्म हो रहा है, मैं अगली मीटिंग स्टार्ट करता हूँ।